नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको ये पता है कि इस बार ये जो मोदी सरकार बनी है, वो 2 बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और उनमें से एक बैसाखी है नीतीश कुमार, जो कि आजकल बहुत खामोश हैं। और ये नीतीश कुमार के लिए ये माना जाता है कि जब-जब वो खामोश होते हैं, तो ये खामोशी तूफान से पहले की होती है। हम ये देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर, चाहे मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान जो फैसला लिया गया कि आपको नाम लिखे होंगे, उसको लेकर आपत्ति जताई जेडीयू ने, या फिर अभी हाल ही में हमने देखा कि केसी त्यागी की तरफ से ये कहा गया कि हमें इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में इजराइल के साथ नहीं बल्कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए और सैन्य जो मदद है वो फिलिस्तीन को नहीं देनी चाहिए। और अभी एक मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के बाद सुगबुगाहट ये तेज हो गई है कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्द हो सकते हैं? क्या विधानसभा को जल्द भंग किया जा सकता है बिहार में? अगर हम देखें तो वैसे तो बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि नीतीश कुमार लगातार विधानसभा को भंग करके इसी साल चुनाव कराने की मांग लगातार करते रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर बात फिर से क्यों शुरू हो गई है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अमित शाह की मुलाकात हुई है पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चचा हैं, और इसके साथ साथ प्रिंस राज से, जो कि चिराग पासवान के दूसरे चचा के बेटे हैं, और इसके साथ साथ वो पूर्व सांसद भी रहे हैं। और पशुपति पारस को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो अब एलजेपी के सरबराह हैं। एलजेपी जो टूट गई थी, और एलजेपीआर जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, और एलजेपी जो कि पहले पार्टी हुआ करती थी रामविलास पासवान की, वो अब नाम जो है वो उनके चचा के पास है। लगातार वो एनडीए में हाशिए पर हैं। अभी हमने देखा था कि चिराग पासवान 2024 में एनडीए में उनकी वापसी हुई, उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया। 5 उनके सांसद चुन के आए, जिसके बाद मंत्री पद भी उनको मिला है। लेकिन लगातार चिराग पासवान को हम ये देख रहे हैं कि लगभग हर मुद्दे पर, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, इलेक्टोरल एंट्री का हो, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के को लेकर दिए गए अपने फैसले का हो, इन तमाम मुद्दों पर लगातार वो अपनी आपत्ति को दर्ज करा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। और सवाल ये उठ रहा है अब कि पशुपति पारस और प्रिंस राज की मुलाकात जो अमित शाह से हुई है, किसी और से नहीं हुई है। पहले मुलाकात हुई थी बीजेपी अध्यक्ष से राज्य के, और उसके बाद अब मुलाकात हुई है अमित शाह से। तो ये मुलाकात ऐसे ही तो नहीं हुई है, और मुलाकात अमित शाह से हुई है, किसी और से नहीं हुई है। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि चिराग पासवान लगातार जिस तरह से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, उसको उसको क्या सबक सिखाने के लिए या एक पैरेलल उनके लिए कंपटीशन पैदा करने के लिए, उनको उनके अंदर एक तरह का भय पैदा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी, इसको लेकर ये विवेचना की जा रही है कि क्या जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं बिहार में। क्योंकि जब पशुपति पारस ने मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो एनडीए का ही हिस्सा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एनडीए का साथ देंगे। अब एक कमान में 2 तीर तो नहीं रह सकते हैं। एनडीए के साथ या तो पशुपति पारस रहेंगे या फिर चिराग पासवान रहेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि ये मुलाकात अचानक से क्यों हुई है, और इसको लेकर नीतीश कुमार अब किस तरह से या उनकी पार्टी किस तरह का रवैया इख्तियार कर सकती है। अगर चिराग पासवान को साइडलाइन करने या उनको डराने या फिर उनको हाशिए पर एक बार फिर से धकेलने की अगर कोशिश होती है, तो क्या वो फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लड़ सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार आखिर इतने खामोश क्यों हैं? चाहे हम मंत्रिमंडल की बात करें तो तब भी उनको लॉलीपॉप पकड़ा दी गई, फिर शायद उन्हें उम्मीद थी बजट में उन्हें कुछ दिया जाएगा, वो भी उनको नहीं दिया गया है। और ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या पलटी मारने वाले, जिनका नाम पलटू राम रख दिया गया था, क्या वो जल्द ही पलटी मार सकते हैं? क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में वो
महागठबंधन के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार की परेशानी ये भी है कि सारा का सारा अगर आप राजनीतिक विमर्श फिलहाल देखें तो वो सांप्रदायिक सियासत से शिफ्ट होकर पूरे तरीके से सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रहा है। और उसके प्रेशर की एक मिसाल आज आप ये देखिए कि 119 साल में पहली बार ये हुआ है कि रेल चेयरमैन जो है वो एक दलित को बनाया गया है, जिसको कांग्रेस इस तरह से कह रही है कि देखिए जो बात राहुल गांधी कल कहते हैं उस पर अगले ही दिन अमल करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। क्या नीतीश कुमार की का ये भी उनको डर है कि जो सामाजिक न्याय सामाजिक बराबरी, क्योंकि अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें उसको लेकर कराए गए सर्वे की बात करें तो बिहार पहला राज्य बना था जिसने ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट की आपको पता ही है कि उसको लेकर उस पर रोक लग गई थी। लेकिन नीतीश कुमार की लगातार परेशानी ये सामने आ रही है कि सामाजिक न्याय सामाजिक बराबरी की लड़ाई के हीरो राहुल गांधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर नीतीश कुमार की सियासत का बिहार में क्या होगा आने वाले वक्त में। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार फिर किस तरह और किन मुद्दों पर वो वोट मांगेंगे, ये उनकी बड़ी परेशानी का सबब है। संभवतः ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है उम्र के जिस पड़ाव पर वो खड़े हुए हैं, और इसीलिए तमाम तरह की अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो नीतीश कुमार जो पलटी मारने में लगातार वो पलटी मारते हुए नजर आते हैं। उनके कुछ बिहेवियर्स हमने इस तरह के देखे कि जैसे वो कभी पैर छूते हुए नजर आते हैं, कभी हाथ टटोलते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि क्या उनकी सेहत ठीक नहीं है। इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच ये जो मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि अचानक जब लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और 5 उनके सांसद हैं, उनको मंत्री पद भी दिया गया है, और ऐसे में आखिर क्यों ये मुलाकात की गई है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि झारखंड में भी आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, और जब चिराग पासवान से ये पूछा गया कि झारखंड में चुनाव को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर उनको रिस्पेक्टेबल सीटें या उनको सीटें अगर नहीं मिलती हैं झारखंड में एनडीए में तो वो अलग से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो लगातार हम ये देख रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी रामविलास पासवान जो उनके पिता जिनका 2020 में उनका निधन हो गया था, वो लगातार सामाजिक न्याय सामाजिक बराबरी के पुरोधा रहे। वो उनका जो वोट बैंक है वो पिछड़ा अति पिछड़ा और मुसलमान रहे। तो ऐसे में चिराग पासवान को जब एक तरह से फिर से एक ऑक्सीजन मिली है और 5 सांसद उनके चुनकर आए हैं जो कि छोटी बात नहीं है, तो ऐसे में वो भी अपने राजनीतिक जो उनके पैर हैं उनको मजबूत कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो किस तरफ खड़े हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की जो पूरी सियासत है, जो हार्ड हिंदुत्व की उनकी सियासत है, उसके साथ वो खड़े हुए दिखना नहीं चाहते हैं, और यही परेशानी जेडीयू की भी है। और इसीलिए आप ये देखिए चाहे मुजफ्फरनगर में वो और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कावड़ियों को लेकर जिस तरह का फरमान आया उसके खिलाफ जेडीयू खड़ी रही। वक्फ बोर्ड को लेकर भी वो असहज नजर आई, हालांकि खुलकर उसने विरोध नहीं किया, अब वो जेपीसी को चला गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के यू टर्न भी हम ये देख रहे हैं, और इसीलिए सवाल लगातार कई पैदा हो रहे हैं कि क्या जल्द ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या वहां पर विधानसभा भंग हो सकती है, क्या जल्द बिहार में चुनाव हो सकते हैं, और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आप फिलहाल देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरे साथ हेमंत कुमार जी हैं जो कि बिहार की और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ आनंद कुमार जी हैं, झारखंड से हैं, लेकिन बिहार और झारखंड और देश की राजनीति पर उनकी पैनी नजर रहती है। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा जी भी हैं, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, बेबाकी से अपनी बातों को वो रखते हैं और देश की जो राजनीतिक नब्ज है उन पर उनकी काफी गहरी पकड़ रही है। उमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत उमाकांत जी अगर मैं आपसे ही करना चाहूँ, ये जो मुलाकात है इसके मायने आखिर क्या है? लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव हाल ही में होने जाना नहीं है, और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, मंत्री भी आपने उनको बनाया है, 5 उनके सांसद हैं।
फिर आखिर ये मुलाकात वो भी अमित शाह से, पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनसे मुलाकात होती है, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात होती है, जीतन राम मांझी कहते हैं मैं भी उनसे मुलाकात करूंगा, और फिर पशुपति पारस कहते हैं कि मैं एनडीए के साथ मिलकर ही हम आगे चुनाव लड़ेंगे, हम उसी का हिस्सा हैं। तो एक तीर में दो कमान तो नहीं, एक कमान में दो तीर तो नहीं रह सकते हैं। तो ये कैसे इसको देखा जाए, इस मुलाकात को और बिहार की सियासत को फिर उसके साथ? देखो, ये 2019 में जब एनडीए का हिस्सा बना था, चिराग पासवान का जो धड़ा था, तो उसमें पशुपति कुमार पारस को बीजेपी ने तोड़ के उनके लड़के, पासवान जी के लड़के चिराग पासवान को अलग कर दिया, और 5 साल तक पशुपति कुमार पारस जो रामविलास जी के छोटे भाई हैं वो मंत्री पद पर बने रहे, और टोटल आइसोलेट करके रखा। वो इसलिए रखा कि बिहार की पॉलिटिक्स में चिराग पासवान बीजेपी को सूट नहीं करते थे, इसलिए कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते थे। अब चूंकि चक्र का पहिया ऐसा घुमा कि जो आप 400 पार के जो नारे थे वो 240 पे आकर के ध्वस्त हो गए। तो अब ये है कि अब नई राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, तो चिराग पासवान की ये कोशिश है कि एक कमजोर भाजपा से, छोटे-छोटे प्रेशर टैक्टिक्स से आप कुछ हासिल कर लो। आप अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हासिल कर देखो। मंत्री पद तो ये छोड़ेंगे नहीं, आखिरी दम तक मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए आप अपना जो वर्ग है, जो सामाजिक जो आपका जनाधार है, उसको एड्रेस करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक परेशानी है, टिकटों को लेकर के बिहार में दिक्कत है अभी, क्योंकि बिहार में देर सवेर चुनाव होना है 2025, अर्ली 2025 में होना, लेकिन हो सकता है कि झारखंड के साथ ही हो जाए, कोई भरोसा कुछ भी नहीं कर सकता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन मेरा ये कुल मिलाकर के कहना है कि ये जो मुलाकात हुई है, अमित शाह की मुलाकात, ये बेसिकली 2-3 मैसेजेस है। एक तो पशुपति कुमार पारस लगातार बीजेपी नेतृत्व को ये कह रहे थे कि जब आपको हमारी जरूरत थी आपने हमारा इस्तेमाल किया, हम एनडीए में बने रहे, अब आप मेरे भतीजे को आपने मंत्री बना दिया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या फ्यूचर है। तो उनको ये बताने के लिए कि नहीं आपका फ्यूचर है, तो ये भी चर्चा है कि उनको राज्यपाल वगैरह कोई पद दिया जा सकता है, उनकी कहीं ना कहीं कोई एकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन बात केवल उससे नहीं होने पा रही है, क्योंकि वहां तो आप पशुपति कुमार को अगर आपने राज्यपाल बना दिया, तो उनके जो दूसरे सज्जन मिले, आज जो उनके दूसरे भाई है रामचंद्र पासवान के जो बेटे, वो कहाँ जाएंगे। तो अब जो पॉलिटिकल एक अरेंजमेंट होना है, अगर वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं होगा तो ये मुश्किल खड़ी होगी। और निश्चित रूप से मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूं कि चिराग पासवान जिस तरह से लगातार बीजेपी को परेशानी करने वाले बयान दे रहे हैं, या बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर वो खुल करके अपनी बात बोल रहे हैं, इससे बीजेपी में परेशानी है। गुजरात लॉबी के काम करने का तरीका यही है, डराओ डराओ डराओ, और डरा करके कुछ इन्फ्लुएंस करके कुछ उनको बोलो कि भाई हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ताकि उनका मुंह भी बंद हो सके, डरा डरा करके। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान को अगर झारखंड में चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, झारखंड में बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां यशवंत सिन्हा साहब ने भी पार्टी की घोषणा कर दी है, तो ये तमाम घटनाक्रम हमें इस तरफ सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि बहुत बड़े घटनाक्रम बिहार को लेकर के हो सकता है। बिहार में कई और चीजें हो रही हैं। प्रशांत किशोर बहुत एक्टिव हैं, वो जेडीयू के और बीजेपी के लोगों को भी अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हैं। तो ये बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। और कुल मिलाकर के आखिरी लाइन ये है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है बिहार में, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी है नहीं, लड़का पॉलिटिक्स में है नहीं, ना आने वाला है, तो उनकी उत्तराधिकार की जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे हड़पा जाए, बीजेपी उसको हड़पना चाहती है, प्रशांत किशोर उसको हड़पना चाहते हैं, बाकी आरजेडी और जो सोशलिस्ट ग्रुप है वो उसको हड़पना चाहते हैं। यही मैं फिलहाल कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि लगातार ये प्रेशर भी
भारतीय जनता पार्टी के अलग-अलग नेता जेडीयू पर या अपने केंद्रीय नेतृत्व पर भी ये बनाते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि अकेले चुनाव लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में। हमने ये भी देखा था कि चिराग पासवान ने जिस तरह से अलग से चुनाव लड़ा, वो दिखाया गया कि वो एनडीए से अलग हो गए हैं। हालांकि वो अपने आप को हनुमान कहते रहे हैं प्रधानमंत्री का, लेकिन वो अभी संकट मोचक नहीं बल्कि संकट पैदा करने वाले फिलहाल लग रहे हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए थे उनके पिता के निधन के बाद, तो जेडीयू को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो अब उसी गठबंधन का हिस्सा भी हैं। और लगातार ये बिहार में हमने देखा कि बिहार बीजेपी के जो नेता हैं, हालांकि वहां पर अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वो लगातार ये कहते आए कि हमें अलग से चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार हम देखते आए हैं। पहले चिराग पासवान का इस्तेमाल हुआ, फिर उनके चचा का इस्तेमाल हुआ, अब चिराग पासवान के 5 सांसद आ गए हैं। पहले जेडीयू का इस्तेमाल हुआ, अभी जेडीयू की उनकी जरूरत है, लेकिन गाहे बगाहे और पैरेलली वो जेडीयू की सियासत को भी लगातार खत्म करना चाहते हैं। ये इसको नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने उधर रुख किया था लालू प्रसाद यादव की तरफ और वहां मिलकर उन्होंने 17 महीने की सरकार भी चलाई थी, लेकिन फिर से उन्होंने पलटी मार ली। लेकिन आनंद जी, क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? इस मुलाकात को क्या इस तरह से देखा जाए कि ये कोई आने वाले वक्त में विधानसभा जल्द होने की तरफ कोई इशारा है? और चिराग पासवान का ये भी कहना कि झारखंड में वो अकेले लड़ सकते हैं और जिस तरह के लगातार वो संकट पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, संकट मोचक तो वो नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को हनुमान कहते रहे नरेंद्र मोदी का। कैसे देख रहे हैं आप इस सब डेवलपमेंट को? मुझे लगता है कि बैलेंस करने का एक कवायद बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान नेशनल इश्यूज पर बोलने लगे हैं और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बोल रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने एसटी/एससी क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर विरोध किया और बाकी जो वक्त संशोधन वाला मामला था उस पर क्या 4-5 मुद्दे थे जिन पर उन्होंने हाल में अपनी बात रखी है और बीजेपी कहीं ना कहीं इससे असहज हुई है। तो बीजेपी चिराग पासवान को ये संदेश देती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आपकी वजह से हम असहज होंगे तो फिर आप भी सहज नहीं रह पाएंगे। बिहार में चुनाव होने हैं, फरवरी मार्च में शेड्यूल है, 6 महीने से कम समय बचा है, तो हो सकता है झारखंड के साथ हो जाए। नीतीश कुमार की इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि वो भी चाहते होंगे कि अगले इलेक्शन हो जाए। झारखंड इसमें बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 2009 के चुनाव तक झारखंड में एनडीए का अलायंस था, उसका पार्टनर था, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी और जेडीयू का अलायंस नहीं बना और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। लेकिन इस बार फिर जबकि सरयू राय जो बीजेपी छोड़कर 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वे जेडीयू में चले गए हैं। नीतीश कुमार के कॉलेज के दिनों के साथी हैं, छात्र आंदोलन के दिनों के साथी रहे हैं और अब वे जेडीयू का हिस्सा बन गए हैं और वे जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं। तो एक सीट तो जेडीयू की सिटिंग सीट हो गई। इस मैच जेडीयू क्लेम कर रहा है कि उनको कम से कम 10 या 12 सीट उन्होंने आइडेंटिफाई की है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 सीटों पर जेडीयू दावा करेगा। रांची में 2 दिन पहले एलजेपी रामविलास गुट की बैठक थी और उसी बैठक में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और उसी बैठक में चिराग पासवान ने यह बात कही थी कि झारखंड में हमारा अलायंस अगर नहीं बनेगा तो हम 40 सीटों पर करीब करीब चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम देखेंगे कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। 2014 में एनडीए में अलायंस में था एलजेपी, उसको 1 सीट दी गई थी झारखंड की विधानसभा की, शिकारीपाड़ा की सीट, लेकिन 2014 के बाद उसको सीट नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से बीजेपी बैलेंस करना चाह रही है चाचा भतीजा को, कि अगर तुम ज्यादा उछलोगे, ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाओगे, ज्यादा इंटरफेयर करोगे, तो हम फिर बिहार में तुम्हारे पैदल नेता खड़ा करने की काबिलियत रखते हैं। नीतीश कुमार की अपनी नाराजगी है, क्योंकि 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े करके उनको नुकसान पहुंचाया था। तो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो जल्दी चीजों को भूलते नहीं है और बहुत जल्दी वो माफ भी नहीं करते हैं लोगों को। पलटी मारना उनकी एक अलग विशेषता है। वे भले अपने राजनीतिक लाभ के लिए पलटी मारते हो, लेकिन जो उनके कोर इश्यूज हैं उस पर वे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे वे एनडीए के साथ रहते हुए भी आपको सेक्युलर दिखेंगे, उन पर आप ये आरोप चस्पा नहीं कर सकते कि वे सांप्रदायिक हो गए। तो अपने कोर इश्यूज पर स्टैंड रहते हुए नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये भी बीजेपी
को भी देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली परीक्षा तो झारखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर ही हो जाएगी। क्योंकि अगर सरयू राय की सीट, जहां पहले रघुवर दास लड़ा करते थे पूर्व सीएम, वो चाहते हैं कि उनकी बहू को सीट मिल जाए। तो अगर सीटों में अगर रघुवर दास आज कल ही मिले अमित शाह से, कल अमित शाह से चंपई सोरेन भी मिले थे, और कल परसों अमित शाह से चंपई सोरेन मिले थे, और कल अमित शाह मिले। तो रघुवर दास और अमित शाह की मुलाकात में क्या कोई यहाँ की सीटों को लेकर बात हुई है? तो यह सब भी चीजों को नजर में रखना होगा कि अगर यहाँ पर सरयू राय, जो कि बहुत नजदीकी है नीतीश कुमार के, अगर उनको डिस्टर्ब करेगी बीजेपी, तो फिर नीतीश कुमार वहां क्या करते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। तो बिहार झारखंड, क्योंकि पॉलिटिक्स सब कनेक्टेड है, और जदयू भी विस्तार चाहता है, बिहार से बाहर निकलकर अब झारखंड की तरफ बढ़ना चाहता है। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि अपने पैर फैलाएं, पिताजी उनके मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे उनको इस उपाधि से, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि राजनीति का जो मौसम अगर करवट बदल रहा है, चीजें अगर इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो एक ऐसा वो स्टैंड चाहते हैं कि जहां वो दोनों तरफ अपनी सुविधा के अनुसार मूव कर सके। जी, ओके, महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। हेमंत कुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि अगर हम ये देखें कि एक तरह का ये लिटमस टेस्ट भी कहा गया था ये लोकसभा चुनाव, कि कौन रियल एलजेपी है, इसका ये भी पता चल जाएगा। और लगा ये कि सिंपैथी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ गई। यही वजह रही कि उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा, और 5 उनके सांसद हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी केंद्र की इस सरकार में। और अभी अगर उन्हीं के पैरेलल आप उनके चाचा को और दूसरे चाचा के जो बेटे हैं उनको लाकर आप खड़ा कर देते हैं, और फिर वो ये कहें कि हम तो एनडीए का ही हिस्सा हैं, और लग रहा है किसी ना किसी तरीके से उनको खुश करने की कोशिश होगी, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या चुनाव जल्द हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार को कंफर्टेबल करने के लिए किया जा रहा है? क्या चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है? क्या इसके मायने निकाले जाएं? और इस पूरे डेवलपमेंट में नीतीश कुमार कहां खड़े हुए आपको नजर आते हैं? तो समझ लेने की जरूरत है कि जो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस वाला जो प्रकरण है, वो सामने जो आया है, उसके पीछे की राजनीति क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जो एक कमजोर पार्टी के रूप में उभरी, उसने जो मोदी जी ने जो दावे किए थे 400 पार के, वो दावे ध्वस्त हो गए। उनको सहयोगियों के भरोसे सरकार बनाना पड़ा। लेकिन सहयोगियों के भरोसे बनी हुई सरकार सहयोगियों की कोई चिंता नहीं कर रही है, वो मनमाने तरीके से सब कुछ कर रही है। लेकिन जब सहयोगी टाइट होते हैं तो, और विपक्ष जब हमलावर होता है, तो वो बहुत सारे निर्णयों को अपना वापस ले रहे हैं। तो उनको ये एहसास ही नहीं है कि सहयोगियों के साथ कैसे चला जाए। ये वाजपेयी रिजीम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का रिजीम है, जो चाहते हैं कि सहयोगी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं, बल्कि हमारी पूंछ पकड़ कर चले। तो पूंछ पकड़ कर चलने वाली स्थिति अभी नहीं है। नीतीश जी पूंछ पकड़ कर चल सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ सहूलियत ये है कि उनको लोकसभा चुनाव के में जो सफलता मिली है, और दूसरे कि अभी जो जातीय अस्मिता का जो पूरा जो उभार है, उसमें कई जातियों की अस्मिताओं की राजनीति सैचुरेट कर गई है, कुछ की राजनीति अभी मिडिल पाथ पर है। तो जो चिराग पासवान जिसको बिलोंग करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, पासवान बिरादरी को, उसमें जो अस्मिता की जो ललक है, जो उसमें जो ये है आकांक्षा है, वो काफी है। और चिराग पासवान इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आरक्षण के सवाल पर, वर्गीकरण के सवाल पर, क्रीमी लेयर के सवाल पर, लेटरल एंट्री के सवाल पर अगर वो बोल रहे हैं, तो यूं ही नहीं बोल रहे हैं। उनको है कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे, तो हम दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। तो एक तो चिंता ये है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को यह पता होना चाहिए कि अगर चिराग पासवान का इस्तेमाल करके आप नीतीश कुमार को कमजोर कर सकते हैं, तो चिराग पासवान भी आपकी बाह मरोड़ने की ताकत रखते हैं। क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने सहयोगियों को बहुत अधिक डिक्टेट कर सके। तो चिराग पासवान को लग रहा है कि हमको बिहार के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में अधिक से अधिक शेयर मिले। लेकिन ये सब जो हिस्सेदारी और शेयर का सवाल है, ये सब सेकेंडरी चीज है। चिराग पासवान अपना स्टेक जो है एनडीए में एक तरह से मजबूत करना चाहते हैं। वो
हनुमान भले ही कहे जाते रहे हैं या खुद को कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन आज की तारीख में उनको लग रहा है कि ये टाइम एक तरह से बहुत ही हमारे लिए बहुत उचित समय है कि जब हम अपना स्कोर सेटल करें, हम अपने आप को और मजबूत करें। 5 सांसदों से काम नहीं चलेगा। हम बिहार में जो 5 सांसद हैं उसमें मान लीजिए कि कम से कम 30 कॉन्स्टिट्यूंसी तो असेंबली की बनती है, तो इनका इरादा है कि कम से कम 40 कॉन्स्टिट्यूंसी हमको मिले। तो ये सब जो कर रहे हैं इसको बीजेपी भी अच्छी तरह से समझ रही है कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी छोड़ करके चले जाएंगे ऐसा कोई सीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है कि चिराग पासवान के इन कदमों से बीजेपी डरी हुई है और आरएसएस की पूरी जो ये उनका जो पूरा समूह है वो अलग अलग चैनलों पर आकर के और चिराग पासवान को समझिए कि वो धमकी की भाषा में उनके बारे में बोल रहे हैं। गाली तो मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चिराग पासवान को धमकी दी जा रही है। तो ये भी एक तरह से बीजेपी की चिंता और आरएसएस की चिंता को दिखा रहा है। उस समय तो नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने लोगों को भेज करके, राजेंद्र सिंह तो आरएसएस के ही बीजेपी से ज्यादा आरएसएस के व्यक्ति थे, वो संगठन के व्यक्ति थे, उनको वो इनके हवाले कर दिया गया था, चिराग पासवान के हवाले। तो वो पूरा प्रकरण जो है उससे वो कोई बहुत पुराना नहीं है जिसके जरिए नीतीश कुमार पर को कसा गया, उनकी हैसियत कम की गई। दूसरी बात कि चिराग पासवान को बेघर भी किया गया, उनका सामान भी बाहर किया गया, फिर उसके बाद उनके चाचा को एक तरह से किनारे लगा दिया गया, उनसे बात तक नहीं की लोकसभा चुनाव के समय में। तो बीजेपी जो ये टैक्टिस अपनाती है तो ये टैक्टिस कभी कभी उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है, जैसे गांव में एक कहावत है, उसको मैं हिंदी तर्जुमा बता देता हूं कि जो लोभी लोग होते हैं उनके देश में ठग भूखे नहीं मरते हैं। तो यहाँ जो लोभियों की जो स्थिति है, चाचा भतीजे का इस्तेमाल जिस तरह किया गया, तो आपने देखा कि एक तरह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस के बारे में कि ये लोग सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ते हैं, घर भी तोड़ते हैं, रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। ये कई जगह देखने को मिला है। और अपने सहयोगियों के साथ इन्होंने क्या क्या किया है, बीजेडी के साथ क्या किया ये साफ दिख रहा है। जगनमोहन रेड्डी के साथ क्या हुआ ये दिख रहा है। चिराग पासवान के साथ क्या हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ ये सब लोग को पता है। तो बीजेपी अपने आप को जिस तरह क्लेम कर रही है वो चलने वाला नहीं है। वो जो मैंने पहले कहा कि उनको लगता है कि लोग हमारा पूंछ पकड़ करके चले, तो पूंछ पकड़ करके अब कोई नहीं चलेगा। नीतीश कुमार हो सकता है चलेंगे, लेकिन ये नहीं चलेंगे। इसीलिए बीजेपी ने पहले जायसवाल जी जाकर के मिले पारस जी से। पारस जी ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं है कि हम एनडीए का हिस्सा है। उसके बाद उनको बहुत समझाया गया कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम आपकी बात करवाते हैं, हम बात करते हैं। उन्होंने नड्डा जी से बात की, उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात करवाई गई। तो इसलिए ये सब हुआ कि ताकि चिराग पासवान को बता दिया जाए कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं तो हम आपका इंतजाम करने के लिए एक ये लेकर के आए हैं। लेकिन चिराग पासवान का विकल्प पशुपति कुमार पारस नहीं बन सकते हैं। जो उनकी जो फॉलोइंग है उसका काट वो नहीं है। तो ये एक डराने के लिए है और उससे देखना है कि चिराग पासवान कितना बैकफुट पर आते हैं। क्योंकि अगर वो बहुत बैकफुट पर जाएंगे तो उनको राजनीतिक नुकसान होगा। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं इन दिनों पिछले ये यहाँ दिल्ली में हूँ, हरियाणा में घूम रहा हूँ। तो यहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, एक ऑटो ड्राइवर से जो नालंदा का रहने वाला था और वो चिराग पासवान की बिरादरी का था। तो मैंने उससे पूछा कि लोकसभा चुनाव में वोट डालने गए थे। उसने कहा कि हाँ, हम पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए गए थे। हमने किसको वोट दिया? तो पहले उसने कहा कि नीतीश कुमार को। तो हमने कहा कि वहां किसकी पार्टी के उम्मीदवार थे? तो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन मैं चिराग पासवान का फैन हूं इसलिए यहां से वोट डालने के लिए गया था। तो उनकी फैन फॉलोइंग को आप देखिए कि एक व्यक्ति जो ऑटो चलाता है वो अपना 5-6 हजार रुपये भाड़ा खर्च करके, किराया खर्च करके अपने परिवार को लेकर के जाता है वोट डालने के लिए चिराग पासवान के नाम पर। तो ये जो एक तरह से जो उनके पक्ष में जो उनकी जाति बिरादरी के लोगों की जो गोलबंदी है, वो गोलबंदी इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। और पारस उसको अपने तरफ खींच लेंगे ये भी बहुत मुश्किल दिखाई देता है।
तो बीजेपी की जी, चिंता बिल्कुल। यहीं पर है कि बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान को साधा जाए और इसलिए पारस को खड़ा किया जा रहा है। हो सकता है बात बन जाएगी तो चीजें सेटल हो जाए, लेकिन ये है कि चिराग पासवान को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है अभी बीजेपी को। जी जी, बिल्कुल। और जो तेवर हैं फिलहाल चिराग पासवान के, वो उनको पता है कि उनके समर्थकों को ख़ासे पसंद आ रहे हैं, क्योंकि अब तक चिराग पासवान को हमने साइडलाइन ही देखा, लेकिन अब चिराग पासवान एक्शन में हैं और लगातार वो हेडलाइंस में बने भी रहना चाहते हैं और वो ये बताना भी चाहते हैं कि वो किस तरह की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि ये साफ लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई किनारा नहीं करेंगे। लेकिन उमाकांत जी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये पूरी की पूरी जो सियासत है फिलहाल जो हम देख रहे हैं, वो सांप्रदायिक जो गोलबंदी थी, जिस तरह का विभाजन देश में और अब हमने देखा कि मजहबों में किया गया और भारतीय जनता पार्टी जिसकी मास्टर है, उससे पूरा का पूरा जो राजनीतिक विमर्श है, क्या आपको लग रहा है कि वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और उसके हीरो राहुल गांधी बनते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है कि वो किधर जाए। उसको लग रहा है कि अगर वो जातिगत जनगणना, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय की तरफ खड़ी हुई नजर आती है, तो उसका दूसरा वोट बैंक जो है वो उससे पूरी तरीके से खिसक जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करती है, तो जो उसने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वोट बैंक हासिल किया, वो खिसक रहा है लगातार। वो हमने लोकसभा में भी देखा। और यही परेशानी नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार इसके हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी तमाम जो हेडलाइंस हैं, वो राहुल गांधी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी लगातार बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। और जिस तरह की पॉलिसीज वो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो सब भी हम देख रहे हैं। इस सबको भी आप कैसे देखते हैं आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर? क्योंकि वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों के इलेक्शन भी एक साथ नहीं कराए जा रहे हैं। इससे भी बीजेपी का डर साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छी बात तो ये है, उसको अकल, बहुत जल्दी अकल आ जाती है उसको। कभी कभी देर में आती है, लेकिन बहुत ही देर हो जाती है तब तक। अभी उनको ये पता लग रहा है या लग चुका है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जो पराजय हुई है, वो पराजय इसलिए हुई है कि लोगों ने रोजी रोटी रोजगार के आगे हिंदुत्व और जो जहर फैलाने का जो उनकी मशीनरी है, उस मशीनरी को लोगों ने ठप कर दिया, वोट के जरिए ठप कर दिया। तमाम तरह की 79 सीट्स हैं जहां धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीता गया। उसके बाद भी, इन तमाम हथकंडों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 240 करोड़ से 240 में थम गई। समस्या ये है बीजेपी के साथ कि उसको लगता है कि देखिए, काम करके तो वोट पड़ेंगे नहीं। अगर आप अच्छी सड़कें बनाओगे, वादे तो उन्होंने कोई पूरे किए नहीं, तो उनको ये लगता है कि ये जो सांप्रदायिकता है, जो लोगों में डिवीजन है, सोशल डिवीजन करो। सोशल डिवीजन में भी धर्म के नाम पे अगर आप हिंदू समाज में नीची जाति या छुआछूत खत्म करने का आंदोलन क्यों नहीं करती बीजेपी? असल में तो होना ये चाहिए कि छुआछूत का आंदोलन खत्म करना चाहिए। बीजेपी को ये अभियान, ये आंदोलन करना चाहिए जो 10 साल से सत्ता में रहे हैं, कि इस देश में धार्मिक एकता होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और किसका उदाहरण दे रहे हैं? बांग्लादेश का। ये हालत हो गई आपकी। बांग्लादेश से सोशल इंडेक्स में तो आप पीछे हो गए, रोजगार में पीछे हो गए, और आप सोशल हार्मनी आप बांग्लादेश से सीखोगे। जो 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 हमारे देश ने उसको पैदा किया, उससे आप सोशल हार्मनी सीखोगे कि देखिए वहां हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप, बीजेपी को ऐसा लगता है कि हिंदू और मुसलमान, और हिंदुत्व भी कौन, हिंदुत्व का वाइडर टर्म नहीं चाहिए। हिंदुत्व का मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिंदुत्व, जिसमें एक ही काम है कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं, इनसे घृणा करो, इनके मस्जिदों, इनके कांवड़ यात्रा में इनके मस्जिदों को कवर कर दो चादर से, और तमाम तरह के दूसरे हथकंडे। बहुत उसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनको लगता है कि लाख रोग है ना, 1 लाख रोग है, उसकी एक दवा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान करते रहो। जिस दिन हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, उस दिन की राजनीति खत्म हो जाएगी, वोट नहीं पड़ेंगे 4।
अभी ये कहते हैं हिंदू जो 80% हिंदू समाज है उसको कहते हैं एक हो जाओ, उसी को तो बटेंगे तो कटेंगे। तो सवाल ये है कि आप हिंदू और मुसलमान दोनों को एक क्यों नहीं कर रहे हैं, दोनों में घृणा क्यों फैलाते हैं? और इस घृणा से फैला करके आप जो वोटों की जो फसल पैदा करते हैं वो उसका देश को बहुत नुकसान होता है, देश की बदनामी हो रही पूरी दुनिया भर में। क्योंकि भारत के संविधान में इस तरह से तो नहीं है ना, भारत में संविधान में तो जो सिटीजन है कंट्री का, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, जैन है, वो तो एक नागरिक को एक वोट का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को इसी से परेशानी है कि दूसरे धर्म को वोट का अधिकार, समान अधिकार क्यों है। इसीलिए कॉमन सिविल कोड ये सब दे दे करके लाके भारत के संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। और ये लाल किले से जो भाषण हुआ वो भाषण यही इसी लाइन पर था कि इस देश को लोगों के, हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन देश को ये बताने के लिए कि हम डिवीजन, सोशल डिवीजन करेंगे और लोगों में हम हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और एक घृणा फैलाए रखनी है ताकि राजनीति चलती रहे। दूसरी बात है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का जो आपने सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो बेसिकली क्या है कि जब ब्रॉडकास्टिंग बिल आप, उसी का वो एक प्रतिरूप है, उसी का एक ब्रांच है वो, क्योंकि आप सेंटर में तो ला नहीं रहे हैं। अब इसके इतने खतरनाक परिणाम है, ऐसा सोचना भी बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि आप जो पॉलिसी लाएंगे, अगर केरल में उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर पॉलिसी या उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी लैंचिंग पर जो इनके लोग एक्टिव हैं और जो खतरनाक जहर फैलाते हैं, अगर उस पर केरल में कोई पोस्ट आ गई तो आप केरल सुबह पुलिस चले जाएगी जहाज लेकर के, जहाज में बैठ करके और ट्रेन में बैठ करके। तो एक तो ये है, तो ये बेसिकली डराने का। दूसरी बात इन्होंने कहा कि उनको मदद करेंगे। भाई मदद क्या करेंगे? मदद आप किसको करेंगे कि आप अपने लोगों को बोलेंगे, ये जो बजरंग दल और ये तमाम तरह के जो लोग हैं, जो उन्माद और जहर फैलाने वाले लोग हैं, इनको बोलेंगे कि आप अपना पोर्टल खोल दो, हम रुपए देंगे। वो रुपए ये अपने घर से दे रहे हैं, जमीन बेच के दे रहे हैं, या अपने प्रोविडेंट फंड या पेंशन के फंड से दे रहे हैं क्या? जितने बीजेपी के नेता हैं, ये किसके, जनता के, जो गरीब जनता है उसका खून के पैसे से ये जो है ये पैसा बांटेंगे। ये जो अखबारों को जो खैरात में विज्ञापन बांट रहे हैं ना, तो उसी का एक हिस्सा इनको देंगे। अब सिचुएशन ये है, सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल, मैंने पहले कहा था एक दिन इसी तरह की डिबेट में बोला था कि नहीं 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 नहीं, लोगों ने कहा ये बंद हो गया वापस, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये इसको नए रूप में लेके आएंगे, उसी रूप में लेके आएंगे। मैं ये मानता हूं कि ये जो पॉलिसीज हैं ये बहुत खतरनाक है। 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, दिल्ली समेत चुनाव होने हैं, इन सारे राज्यों में इनकी हालत खराब है। तो इनको लगता है कि इसी तरह का डरा के, धमका के, मीडिया में पोलराइज करके, सोशल पोलराइज करके कोई रास्ता निकले और उसमें इनकी वोटों की दुकान चले, उसी पर ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा इनको आता नहीं है, कुछ कर नहीं सकते ये लोग। और अब जब 303 में नहीं कर पाए तो 240 में क्या करेंगे? इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपने यहाँ पर रखी है। और जाहिर सी बात है कि ये साफ तौर पर ये लग रहा है कि भले ही लग रहा हो कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी ये सिमट गई है और लगातार वो विपक्ष के दबाव में यू टर्न्स भी ले रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके अलग से जो में नहीं किया गया है। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा में हमने देखा कि एक साथ ये चुनाव होते रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल जिस तरह से जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी को लेकर जो एक पूरी की पूरी एक नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, विमर्श उस तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप राहुल गांधी का भले ही मजाक उड़ाएं, आप उन्हें बाल बुद्धि कहें, लेकिन लग रहा है कि ना तो राहुल गांधी पर इसका कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही इसका असर जनता पर भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसीलिए कि कोई नया नैरेटिव गढ़ा जाए, कुछ इस तरह का बबल, कुछ इस तरह की हेडलाइंस, कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएं और तब तारीखों का ऐलान किया जाए ताकि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र इन सब में उनको कम से कम चेहरा बचाने के लिए सीटें मिले या कम से कम एक आध राज्य में वो अपनी सरकार बना पाए? जी देखिए, चुनाव तो जैसा हम लोगों को भी सूचना मिल रही थी कि 4 राज्यों में एक साथ कराए जाएंगे, लेकिन बीजेपी को ये दिखाई दे गया कि चारों में से कहीं जीत मिलनी नहीं है। हरियाणा का हम लोगों को जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां जबरदस्त ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरह से हारेगी।
झारखंड में वही स्थिति है। झारखंड में आदिवासी को मुसलमानों से लड़ाने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का ये प्रयोग 5 साल से चल रहा है। महाराष्ट्र में उनको दिखाई दे रहा है कि सरकार नहीं बन रही है तो लाडली बहना योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ समय उनको चाहिए। लेकिन यहाँ रिएक्शन में जो झारखंड में एक मुख्यमंत्री मैया योजना चल रही है, मैया का मतलब यहाँ पर लड़की होता है, गर्ल। तो एक यहाँ भी हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू कर दिया योजना कि 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता मिलेगा। तो अब ये जो बताई है बीजेपी, इसको लग रहा है कि अभी तो मैं 25-26 सीटों पर हूँ, अभी चुनाव हो जाए तो 15-18 सीटों पर आ जाएंगे। ये तो बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, उसके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं। तो एक साथ 4 राज्यों में हार का जो इम्पैक्ट होगा देश के ऊपर, और देश का जो एक पूरा मिजाज बदल जाएगा, उसको कम करने के लिए 2 राज्यों में चुनाव कराया गया, ताकि 2 अलग अलग फेज में चुनाव होंगे, 5-6 महीने के अंतराल पर होंगे। तो कम से कम इस नैरेटिव को कम किया जा सकेगा कि एक साथ आप 4 राज्य हार गए, इसका मतलब देश का मिजाज आपका लोकसभा चुनाव में तो कुछ कम था, अब तो पूरी तरह से और बदल गया है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही कारण है कि एक साथ 4 राज्यों में हार का ठीकरा न फूटे, इसलिए पार्ट वाइज में 2 राज्यों में कराया जा रहा है। और जहां तक विभाजन की बात कर रहे थे उमाकांत जी, सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है, यहाँ तो आदिवासियों को भी लड़ाया जा रहा है। यहाँ लगातार बीजेपी और उनके जो नेता है हिमंता विश्व शर्मा, चुनाव प्रभारी बनाकर भेजे गए असम से, वे लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासियों की आबादी घट रही है। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि घुसपैठ क्या झारखंड का इशू है? झारखंड की तो सीमा भी बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो और क्या घुसपैठ केवल झारखंड का इशू है? घुसपैठ क्या कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है? और सिर्फ ये आदिवासियों को ही प्रभावित करे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संथाल पर कहीं भी झारखंड में देखिए तो मैक्सिमम आदिवासी आबादी 26-27% है। तो कोई एक जगह अगर आदिवासी कंसेंट्रेशन भी है तो 30% से ज्यादा नहीं है। तो 70% तो दूसरे लोग हैं। 70% में तो आपके झारखंड के मूलवासी दूसरी जातियों के लोग भी हैं, उनमें अति पिछड़ा है, उनमें दलित है, उनमें सवर्ण लोग भी हैं, बाहर से जो लोग आके बसे हैं। क्योंकि झारखंड का इलाका ऐसा है जो संथाल परगना का, वो मुगल काल से बंगाल जाने के लिए एक रूट की तरह इस्तेमाल होता रहा है। आप साहेबगंज से घुसिए और गंगा का किनारा पकड़ते पकड़ते बंगाल जाइए। पुराने जमाने से, मुगल काल से जो अकबर के समय से जो रास्ता बना हुआ था, मान सिंह ने वहां किला बनवाया हुआ है, तो वो मुसलमान आबादी वहां बांग्लादेश से लाकर नहीं बसी है, वो तो मुगल काल से बसी हुई है। अंग्रेजों के समय वहां जो जमींदार महाजन बसाए गए, संथालों को वहां लाकर बसाया गया, क्योंकि संथाल परगना के निवासी नहीं है। संथाल तो बाहर से लाए गए, बंगाल और उड़ीसा के इलाकों से आके माइग्रेट करके उनको बसाया गया खेती करने के लिए। क्योंकि संथाल परगना की जो आदिवासी जातियां हैं, पहाड़िया जनजाति, वो खेती नहीं करती है, वो पहाड़ों पे रहती है। तो संथालों को बसाया गया, उनको उनसे लगान वसूलने के लिए जमींदार महाजन बुलाए गए। जो 1850 का 1855 का हुल विद्रोह था, वो उसी से जुड़ा हुआ था। तो वो इलाका दामिने कोह कहा जाता था उसको मुगल काल में। तो वो इलाका शुरू से वहां मुस्लिम आबादी है। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन तो सबकी समस्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तो सबसे ज्यादा समस्या है। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा अपने राज्य में घुसपैठ पर कम बोलते हैं, झारखंड में घुसपैठ पर ज्यादा बोलते हैं। तो ये साफ साफ है कि आदिवासियों को मुसलमानों से लड़ाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, आदिवासी को भी अलग अलग धर्मों में विभाजित करो। क्रिश्चियन आदिवासी जो कन्वर्ट हो गए हैं, जो आदिवासी सरना धर्म मानते हैं, जो आदिवासी हिंदू मानते हैं, उन सबको आपस में भिड़ाओ ताकि चुनावी लाभ हो। तो बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी चल रही है, लेकिन ये लोग अब समझ गए हैं, काफी लंबे समय से स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं और अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये स्ट्रेटेजी चलने वाली नहीं है। और 5 साल का जो शासन इसके पहले बीजेपी का झारखंड में था, ये भी लोगों ने देख लिया है। तो समझ गए हैं कि आखिर बीजेपी करती कुछ और है, सत्ता में आने के बाद उसका एजेंडा कुछ और हो जाता है। मॉब लिंचिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं बीजेपी के शासनकाल में झारखंड में ही हुई। आपको याद होगा 5 साल पहले जितनी बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी, वो सारी झारखंड में हुई थी। भूख से मौतों की जितनी सबसे बड़ी नेशनल रिपोर्टिंग हुई, सबसे ज्यादा संख्या झारखंड की थी। इन सब चीजों पर बीजेपी बात नहीं करती है, सोशल इश्यूज पर बात नहीं करती है, सोशल रिफॉर्म पर बात नहीं करती है, कम्युनल हार्मनी पर बात नहीं करती है। वो डिवीजन की बात करती है, डिवाइड एंड रूल की बात करती है कि समाज को बांटो, राज करो, एक को दूसरे का डर दिखाओ, दूसरे को तीसरे से लड़ाओ। बस यही उनका एजेंडा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेंडा ज्यादा दिन चलने वाला है। लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो गए, जैसा आपको भी दिख रहा होगा सोशल मीडिया पर जो डिबेट चलती है, या लोगों के अब बात का सुर बदल गए हैं, लोग अब चीजों को अपने एंगल से देखने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनका एजेंडा चलेगा। और यही कारण है कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराकर अब
दो भागों में कराया जा रहा है। जी, बिल्कुल। और ये हमने देख भी लिया कि अगर सांप्रदायिक एजेंडा चल रहा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अपने पूरा का पूरा जो प्रचार था उसमें कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं थी। उन्होंने उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया, उन तमाम शब्दों का, वो तमाम चीज़ें उन्होंने यूज़ की। अगर उसका फ़ायदा हो रहा होता तो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने 400 पार का नारा गढ़ा था उसका फ़ायदा उनको मिल जाता। लेकिन हमने देखा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, इसके अलावा लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा हावी हुआ सांप्रदायिकता पर, और यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन की रिस्पेक्टेबल सीटें आई और नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के सामने होते हुए भी 240 पर तमाम साम दाम दंड भेद, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड न होने के बावजूद और तमाम तरह की धांधलियां होने के बावजूद 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। सवाल अब मेरा ये हेमंत जी कि नरेंद्र मोदी का मैजिक और उनका चेहरा काम नहीं कर रहा है। वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे वो हेडलाइंस में बने रहे, क्योंकि हेडलाइंस के मास्टर अब लग रहा है राहुल गांधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो विदेश जाते हैं, वहां पर वो बहुत इवेंट और वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लौट कर आते हैं तो लौट कर आते हैं तो फजीहत उनकी हो जाती है। लगातार हम ये देख रहे हैं वो मीडिया मंडली जो उन्होंने तैयार की थी बड़ी मेहनत से, वो भी उनके उस तरह से काम नहीं आ पा रही है। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उस पर तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने अलग झंडे गाड़ रखे हैं। हालांकि सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स इधर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ज्यादा है, लेकिन अगर उसका कंपेयर करें तो कांग्रेस और राहुल गांधी इसमें कहीं आगे आंकड़ों में नजर आते हैं। ये भी एक परेशानी का सबब इसलिए हो सकता है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को हथिया कर, इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में और उसके बाद भी कामयाबी हासिल की। तो अब आने वाले इलेक्शन लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है, केंद्र की भी, राज्य की भी, और नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है, तो फिर किस बिना पर वो जाएंगे इलेक्शन में वोट मांगने? दूसरा जी, ये उनके बीजेपी के सामने में, नरेंद्र मोदी जी के सामने में ये चुनौती है, ये मुश्किलें हैं। लेकिन एक बात गौर से आप इसको देखिए, इसको समझ लीजिए कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बीजेपी, आरएसएस या खुद नरेंद्र मोदी जी ये इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नहीं हैं। इन्होंने अपना एजेंडा और आगे बढ़ाया है। आप देखें कि अभी की स्थिति में जो उसका उदाहरण मैं मध्य प्रदेश से देता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 2 घटनाएं हुई, वो 2 मुसलमानों के घरों को ढहाने की जो घटनाएं हुई बुलडोजर से, वो घटना क्या बताती है? वो घटना सीधे बताती है कि अब हिंदू मुसलमान से मामला और आगे बढ़ गया हुआ है। ये भारतीय स्टेट को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अब स्टेट मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है। ये तो वही जो मध्य प्रदेश की घटना है यही बताती है। तो इनका एजेंडा जो है वो अब इनके तमाम मुश्किलों के बावजूद इनको लगता है कि हमको मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घृणा और उनको दबाने की पूरी राजनीति जो है वो सामने लेकर के आना है और इसके जरिए हमको ध्रुवीकरण करना है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ कर रहे थे, जितनी बातें वो कर रहे थे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके घर से आपकी भैंस खोल करके ले जाएंगे, आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे, इसका असर हुआ। नहीं तो ये जो ध्रुवीकरण जो चाह रहे थे, इसका कुछ ना कुछ उनको फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ तब तो जाकर के यहाँ तक आए वो, नहीं तो और नीचे गिरना था उनको, तमाम तरह की बेईमानियों के बावजूद। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि आज की तारीख में जो कुछ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन संस्थाएं उनके लिए काम कर रही हैं। चुनाव आयोग ने साफ बता दिया कि बीजेपी को पूरा स्पेस हम देंगे कि वो महाराष्ट्र में अपना ठीक कर ले, झारखंड में ठीक कर ले। अब तो हरियाणा में चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही थी बीजेपी की ओर से कि आप बढ़ा दीजिए इसको। तो ये सब जो हो रहा है, तो चुनाव आयोग ने भी एक तरह से सिग्नल दे दिया कि हम इनके लिए बिल्कुल ईज करना चाहते हैं, इनको सहज करना चाहते हैं कि ये जैसे चाहे वैसे चुनाव लड़ लें। तो जो संस्थाएं हैं वो भी इनके मदद में कैसे खड़ी हो जा रही हैं। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है और इसके जरिए ये चाहते हैं कि चुनाव हम जीतें। जो लगता है ना कि बीजेपी बाजी हार रही है, निश्चित रूप से हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में इनकी हालत खराब है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये चाहते हैं कि चीजों को इतना पोलराइज किया जाए,
दूसरे इशूज को, हिंदू मुसलमान वाला जो मसला है, ये जो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तब कटोगे, और उधर मध्य प्रदेश में जो कुछ जो हो रहा है, मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि जो कानून तोड़ेगा उसके घर तक कानून पहुंचेगा। ये किस तरह की बात है? आप एक एक पूरा आलीशान मकान गिरा देते हैं, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन तो ये भारतीय स्टेट एक तरह से रिप्रेसिव स्टेट के रूप में किस तरह एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़े हुए है, और उस युद्ध में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसमें साझेदार है। आप देखिए कैसे वहां पर कितना हाई लेवल का कैमरा लगा करके पूरा शूट किया गया, उस घर को बुलडोज करने का पूरा सीन, और देश और दुनिया को दिखाया गया कि देखो एक मुसलमान अगर वो पत्थर चलाएगा तो हम उसका घर कैसे बुलडोज कर देंगे। तो ये जो भारतीय स्टेट का एक नया चेहरा लेकर जो बीजेपी आगे आई है, वो बहुत खतरनाक संकेत है। इसको चुनावों तक महदूद करके देखने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष के सामने चुनौती है कि आप इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ आपको कैसे गोलबंद होना पड़ेगा। ये विपक्ष के लिए भी एक तरह से परीक्षा की घड़ी है कि ये जो इस रूप में सामने आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि अंकगणित इनके खिलाफ हो जाएगा तो ये हार मान लेंगे। अंकगणित भी अगर इनके खिलाफ होगा फिर भी ये हार नहीं मानेंगे। ये कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रकार बने रहें, और उसमें ये इनके लिए सूट करता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ किसी भी एक्सटेंट तक जाकर के, किसी भी स्तर तक जाकर के ये नफरत फैलाए, उनके खिलाफ हमलावर हो। ये चीज मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर आज की तारीख में है, और इसीलिए इस दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के, क्रीमी लेयर को लेकर के, उसको मैं अलग करके नहीं देखता हूँ। बीजेपी की पूरी राजनीति के साथ उसको मैं जोड़कर देखता हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रधानमंत्री का जो भाषण जो हुआ था दक्षिण के राज्यों में, खासकर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उन्होंने तो इसका समर्थन किया था। तो ये सारे सवाल जो है, ये सारे सवाल जुड़ते हैं एक दूसरे से, वो अलग नहीं है। तो ये आज की तारीख में अगर चिराग पासवान इनको आंख दिखा रहे हैं तो ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, उनको डर है अपना कि अगर इनके पीछे हम लगे रहे तो हो सकता है हमारी ही जमीन हमारे पांव तले से खिसक जाएगी। तो ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, इससे भी वो डरे हुए हैं। और बीजेपी को भी लग रहा है कि अगर ये भागे तो हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको साधने के लिए उनके चाचा बुला रहे हैं। तो ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझने की जरूरत है कि आप बीजेपी सिर्फ अंकगणित के जरिए नहीं हारेगी, बल्कि पूरा जो उनके साथ जो आपको एक वैचारिक लड़ाई है, जिसको मैं समझता हूं कि राहुल गांधी आज की तारीख में बहुत क्लियरली हेड ऑन कर रहे हैं। और ये जरूरी है कि आपको राजनीतिक ये अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे राजनीतिक नुकसान के बावजूद मैं इन चीजों पर बोलता रहूंगा, मुझे नुकसान की कोई चिंता नहीं है, तो ये जज्बा लोगों में होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो भारतीय स्टेट जिस रूप में, जिस तरह वो डिवीजन करने के लिए एक तरह से समुदाय विशेष के खिलाफ आक्रमण और युद्ध छेड़ने की स्थिति में है, वो बिल्कुल खतरनाक है। इसको रोकने के लिए राजनीतिक नफा नुकसान से जरूरी है कि आप इनको वैचारिक रूप से चुनौती दें। जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बातें आपने कही, गंभीर बातें हैं काफ़ी, और जिस तरह से स्टेट ही एक समुदाय के खिलाफ खड़ा हुआ नज़र आए, उसको सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आए, तो इससे ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक बात एक लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक निज़ाम के लिए और क्या हो सकती है। और ऐसे में चिराग पासवान की क्योंकि हम बात कर रहे थे, चिराग पासवान को ये पता है, उन्होंने तमाम पार्टियों का हश्र देखा है, महाराष्ट्र से लेकर, पंजाब से लेकर तमाम जगहों पर, कि जो इनके अलाए रहे हैं, उनको जब उनका इस्तेमाल खत्म हो गया या उनकी वो हैसियत नहीं रही, तो उनको कैसे खत्म कर दिया गया, ये सब भी देखा है उन्होंने। इसीलिए वो अब उनको जब मौका मिला है तो अपने राजनीतिक तौर पर अपने पैर को मजबूत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको डराने का काम कर रही है, साफ तौर पर लग रहा है। लेकिन लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ पक रहा है, आने वाले दिनों में इसको लेकर भी और बहुत सारी खबरें सामने आएंगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी, दर्शकों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव के जो तमाम वीडियोस हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए उसको, उन विचारों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। शाम को 7 बजे रोज की तरह राजीव जी के साथ जुड़िए न्यूज़ पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।